साहित्य निधि में आज सुनिए प्रसिद्ध प्रवासी हिंदी लेखिका सुधा ओम ढींगरा की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी कौन सी ज़मीन अपनी। प्रस्तुत है कहानी। ओए, मैंने अपना बुढ़ापा यहाँ नहीं काटना, ये जवानों का देश है। मैं तो पंजाब के खेतों में अपनी आखिरी सांसें लेना चाहता हूँ। वो जब अपने बच्चों को ये कहता तो बेटा झगड़ पड़ता। अपने लिए आप कुछ नहीं सहज रहे और गांव में जमीनों पर जमीनें खरीदे जा रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहता, ओए पुत्र, तू और तेरी बहन ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। अमेरिका में मेरी मेहनत सफल कर दी है। मैंने तो आसमान छू लिया है। तू डॉक्टर बन रहा है और तेरी बहन वकील। बेटा जी, इससे ऊपर तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं समझ सकते, अभी बाप नहीं बने हो ना। बेटा बहस करता, वो सब ठीक है पापा जी, पर एक घर तो बनवा लें। सारी उम्र 2 बेडरूम वाले टाउन हाउस में गुजार दी। कल को हमारे बच्चे आपके पास आएंगे तो कहाँ खेलेंगे। पुत्र जी, पंजाब के खेतों में बड़ा खुला घर बनवाऊंगा, वहाँ खेलेंगे। जब हम यहाँ से सब मिलने आएंगे तब तेरे और तेरी बहन के पास रहेंगे। वहाँ खेलने के लिए काफ़ी जगह होगी। बेटा उनकी जिद के आगे हथियार डाल देता। बेबस से झटक कर बुदबुदाता घर से बाहर निकल जाता। ही विल नेवर चेंज। मनविंदर भी तो बेबस हो जाती थी। दारजी और बेजी की चिट्ठी आते ही मनजीत सिंह सोढ़ी नवा शहर पंजाब में अपने भाइयों को ज़मीन खरीदने के लिए पैसे भेज देता था। मनविंदर तड़प कर रह जाती। समझाने की सब कोशिशें बेकार हो जाती थीं। सिंह साहब, घर के खर्चों की ओर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बच्चे स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, पर उनके और भी तो खर्चे हैं। 4 कारों की किश्तें जाती हैं। इतनी ज़मीनें खरीद कर क्या करेंगे। मनविंदर कौरे, जाटों की पहचान जमीनों से होती है। बड़े गर्व से छाती चौड़ी कर मनजीत सिंह कहता। यही बात झगड़े का रूप ले लेती। पर कितनी पहचान सरदार जी, कहीं तो अंत हो। वर्षों से आपके घर वाले जमीनें ही तो खरीद रहे हैं। पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ जमीन बिकाऊ है, वहाँ जमीन बिकाऊ है। ये टुकड़ा खरीद लो, गांव की सरहद से लगे खेत ले लो। किले पर किले इकट्ठे करते जा रहे हैं। मनविंदर का पारा चढ़ते देख मंजीत घर से बाहर दौड़ लगाने चला जाता और फिर दूसरे दिन ही एक चेक पंजाब नेशनल बैंक में दारजी के नाम भेज देता। मनविंदर बस रोकर रह जाती। रोई तो वो तब भी थी जब मनजीत सिंह सोढ़ी से 30 वर्ष पहले शादी हुई थी। हालांकि उसका तो सारा परिवार अमेरिका में था, फिर भी वो रोई थी। दादा दादी को छोड़ते समय मनविंदर के 2 भाई युबा सिटी कैलिफोर्निया के खेतों में काम करते थे। नाजायज़ तरीके से वे अमेरिका में आए थे, पर मैक्सिकन लड़कियों से शादी कर जायज़ हो गए थे, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर। 5 साल बाद अमेरिकन सिटीजन बनकर उन्होंने अपना पूरा परिवार बुला लिया था। तब इमिग्रेशन के कायदे कानून इतने सख्त नहीं थे जितने अब हैं। 6 फुट लंबे, कसरती, सुगठित, गोरे, सुंदर सिख मंजीत सिंह को दादा दादी ने ही तो पसंद किया था। माँ बाप और 2 छोटे भाई थे उसके। गरीब घर के बेटे को जानबूझकर पसंद किया गया था ताकि मनविंदर की कदर हो सके। नौजवान मंजीत मनविंदर के साथ आंसू बहाता अमेरिका आ गया था। मंजीत अधिक पढ़ा लिखा नहीं था और मनविंदर नहीं चाहती थी कि उसके भाइयों की तरह उसका पति भी खेतों में काम करे। शादी से पहले ही अपने भाइयों को समझाकर कायल करके उसने उनसे बैंक में अग्रिम राशि डाउन पेमेंट के रूप में दिलवा दी थी और गैस स्टेशन का लोन लेकर कैरी, नॉर्थ कैरोलिना में गैस स्टेशन खरीद भी लिया था। शादी के बाद भारत से वे सीधे कैरी ही आए थे। मनजीत सिंह को जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला, मनविंदर गैस स्टेशन के व्यवसाय में मुख्य भूमिका में रही तथा बाद में मनजीत सिंह सोढ़ी उसका मालिक हो गया। मनविंदर सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। गैस स्टेशन मंजीत के हवाले करके उसने उसी समय अमरीकी दुल्हनों के कपड़े सिलने की दुकान शुरू कर दी, जो बाद में वेडिंग गाउन बुटीक बन गया। बुटीक बहुत चल निकला और उसका काम इतना बढ़ गया कि 20 लोग मनविंदर के साथ काम करने लगे। कुछ भारतीय मूल के थे और कुछ स्थानीय। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर बोली से मंजीत सिंह कैरी शहर के सब समुदायों के लोगों में लोकप्रिय हो गया। तब गिने चुने भारतीय थे, अब तो चारों ओर भारतीय ही नजर आते हैं। लोग उन्हें प्यार से वीर जी और मनविंदर को भाभी जी कहने लगे थे। तब से अब तक मंजीत का एक ही सपना रहा कि बुढ़ापा भारत में बिताना है। मनविंदर मंजीत की इस उत्कंठा के आगे मजबूर हो चुकी थी।
उम्र के इस पड़ाव में वो भारत जाना नहीं चाहती थी। ये देश उसे अपना सा लगता। उसका पूरा परिवार अमेरिका में फैला हुआ है। साथ साथ फले फूले वे मित्र, सालों पहले बनाए रिश्ते जो समय के थपेड़ों से प्रगाढ़ हुए, सब कुछ छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। ये रिश्ते जन्म से मिले रिश्तों से कहीं गहरे हो गए थे। जीवन की कड़कती धूप, बरसात और ठंडक ने इन्हें पका दिया था। भारत के रिश्तों के लिए तो वे बस मेहमान बनकर रह गए थे, जो साल या 2 साल में एक बार उन्हें रिश्तेदार होने व अपनेपन का एहसास दिलाते थे। मंजीत आज भी 30 साल पुराने संबंधों में ही जी रहा था। समय का परिवर्तन भी उसकी सोच व रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण में कोई अंतर न ला सका। भारत की प्रगति और बदलता परिमंडल भी उसकी ठहरी सोच के तालाब में कंकर फेंक लहरें पैदा नहीं कर सका था। मंजीत को समझाना मनविंदर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हर समय तनाव में रहने लगी थी। बच्चों ने अपनी पसंद से शादियां करवा लीं। मनविंदर ने सोचा कि शायद अब मंजीत के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए। घर में बहू और दामाद आ गए हैं। पर मंजीत अपने आप को हर जिम्मेदारी से मुक्त समझने लगा और मन ही मन पंजाब में घूमता रहता। अपने खेतों में पहुंच जाता। तीनों भाई गन्ने के खेतों में घूमते, गन्ने चूसते, फिर गन्ने के रस से दारजी गरम गरम गुड़ बनाते और तीनों भाई गरम गुड़ की भेली सूखी रोटी के साथ खाते। शक्कर में 1 चम्मच देसी घी और डलवाने की मंजीत जिद करता। छोटे भाई बिलबिलाकर पैर पटक पटक कर अपनी कटोरियां बेजी के आगे करते। ऐसे में बेजी बड़ी समझदारी से दोनों छोटों को प्यार से सहलाती, मुस्कुराते हुए कहती, मंजीता मेरा जेठा पुत्र है। इसने वड्डा होके सानू सबनू संभालना है। इसनू ताकत दी बहुत जरूरत है। और दोनों छोटों की कटोरी में आधा आधा चम्मच घी डाल देती। सरसों का साग और मकई की रोटी परोसते समय भी बेजी चाटी में हाथ डालकर मुट्ठी भर मक्खन उसके साग पर डाल देती और लस्सी के छन्ने को भी मक्खन से भर देती थी। छोटों को वे आधे हाथ के मक्खन में ही डाल जाती। नींद में भी मंजीत गांव वाले घर पहुंच जाता। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पक्का घर, ट्रैक्टर, कामगार और बेजी का बार बार मंजीत का माथा चूमना, छोटों को गले लगाना और साथ सटकर बैठना, दारजी का अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गर्दन अकड़ाकर अपने दोस्तों को सुनाना, पुत्र होवे ता मंजीते वर्गा, अमरीका जाके भी है सानू नहीं भूलिया, साडा पेट भर गया पर यह डॉलर भेजना नहीं थकिया, जमीना जट्टा दा स्वाभिमान हुंदा है, मेरे पुत्र ने मेरा मान रखिया। सुबह मंजीत तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर उठता। सारा दिन इसी तरंग में रहता कि इतना प्यार करने वाले परिवार में बुढ़ापा कितना बढ़िया गुजरेगा। बेटा बेटी तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं। कभी सोचता कि ज़मीनों के 2-4 टुकड़े बेचकर गांव का स्कूल ठीक करवा दूंगा, दीवारें काफ़ी गिर गई हैं, कुछ कंप्यूटर भी ले दूंगा, बच्चों को पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है। उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो अमेरिका में इतनी सख्त मेहनत ना करता। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनकर वो भी संपन्न जीवन जीता। मंजीत अपने आप से बातें करता। दारजी नहीं मानेंगे, वे गुरु घर को चंदा देना चाहेंगे। बेजी को समझाकर उन्हें भी मना लूँगा। सुखद कल्पनाओं और भारत लौटने की चाह में वो दिन गिन रहा था। अंततः वो दिन भी आ ही गया। मंजीत को गैस स्टेशन खरीदने वाला मिल गया। पार्टी ऐसी थी जिसने उनका बुटीक भी खरीद लिया। बस अब जल्दी जल्दी घर का सारा सामान गैराज सेल में रखा गया और कुछ सामान बच्चे ले गए। जो नहीं बिका उसे वियतनाम वेटरन्स वाले अपने ट्रक में उठाकर ले गए। मंजीत को अमेरिका में दिन काटने मुश्किल हो रहे थे और मनविंदर उदास परेशान रहने लगी। उसके सिर में हर समय दर्द रहने लगा। बात बात में झगड़ना दिनचर्या हो गई थी। मंजीत की दृढ़ता के आगे भारत जाने का वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। चुप, शांत, यंत्रवत सी वो सारे काम कर रही थी। बैंक जाकर मैं सारा पैसा पहले ही वहाँ परिवार में भिजवा देता हूँ ताकि जाते ही काम शुरू करवा दूँ। मंजीत के इस कथन से मनविंदर के अंदर का लावा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। खबरदार सरदार मंजीत सिंह, अगर इस पैसे को हाथ लगाया, मैं और हमारे बच्चे भी आपका परिवार हैं। सिर्फ पंजाब में ही आपका परिवार नहीं बसता और आप तो वर्षों से कहते आए हैं कि वहाँ कुछ ज़मीन बेचकर सारे काम पूरे करेंगे। कल ही मैं जाकर इसे वकोविया बैंक में जमा करवा दूंगी सीडी में। मनविंदर की कड़क आवाज़ भी मंजीत सिंह को विचलित नहीं कर पाई और वो अपने मीठे लहजे में फिर बोला, सरदारनी जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। हमने इस देश में वापस थोड़ी आना है, गए तो गए, पलट कर क्या देखना। मनविंदर बिफर पड़ी।
क्या बच्चों को मिलने नहीं आएंगे तब उनसे पैसे मांगेंगे? पोते पोती नवासे नवासी को गिफ्ट देने के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाएंगे? वो शांत लहजे में बोला, ओ मेरी हीरे, अपने रांझे की बात गौर से सुन। हमारे बच्चों को इस पैसे की ज़रूरत कहाँ है? डॉक्टर और वकील के पास तो रब की मेहर होती है। गिफ्ट हम पंजाब से लाएंगे। मनविंदर का धैर्य अब जवाब दे गया था। नवा शहर में इस पैसे की ज़रूरत है? जहाँ ज़मीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अपनी ज़िद पर अगर अड़े रहे तो आप अकेले ही भारत जाएंगे। मैं यहाँ इसी टाउन हाउस में रहकर बच्चों से मिलने जाती रहूँगी और आप पंजाब में अपने परिवार के साथ बुढ़ापा बिताना। ये सुनते ही मंजीत ढीला पड़ गया। मनविंदर के व्यक्तित्व के इस पहलू से वो वाकिफ था। बेवजह वो उत्तेजित नहीं होती, पर अगर कोई निर्णय वो ले ले तो उसे वापस मनाना भी आसान नहीं। आसान तो मंजीत को कुछ भी नहीं लग रहा। 2 दिन बाद की वापसी है और एक एक पल काटना कठिन हो रहा है। मन खेतों की मेड़ों और पैलियों में झूम रहा है और धड़ यहाँ घिसट रहा है। पंजाबी गुट और अन्य समुदायों ने विदाई की पार्टी दी, पर मंजीत ने बस औपचारिकता निभाई। मंजीत का मन अमेरिका से उचट गया था। कैरी से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से दिल्ली तक का सफ़र एयर इंडिया के जहाज में उसने तो सोकर या रब ने बनाई जोड़ी फिल्म देखकर काटा। टाउन हाउस को बेचा नहीं गया। बच्चों ने जिद करके तर्क के साथ कि उनका बचपन और जवानी उसमें बीते हैं, उसे अपने लिए रख लिया था। फिलहाल उसे किराए पर चढ़ा दिया गया। किराएदार को सौंपने और सामान की पैकिंग करने से मनविंदर बहुत थक गई थी। वो तो सारे रास्ते सोती गई। दोनों की आपस में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। मनविंदर कई दिनों से गुमसुम थी। मतलब की बात करती, मंजीत कुछ पूछता, बस उसी का उत्तर देती, उससे ज़्यादा कभी न बोलती। पर उसके पास मनविंदर की तरफ ध्यान देने का समय ही कहाँ था। वो तो भारत जाने के सरूर में मस्त था। जहाज में भी उसे महसूस नहीं हुआ कि मनविंदर किस अप्रतिम वेदना से गुजर रही है। मूवी देखकर वो सो गया। मनविंदर को प्यास लगी और उसकी आंख खुल गई। एयर होस्टेस से उसने पानी मंगवाया। साथ की सीट पर बच्चों की तरह बेखबर सोए मंजीत को वो अपलक निहारती रही। इसके प्यार की खातिर वो गृहस्थी की तकली पर सुतती रही, पर कभी उफ नहीं की। अब तो उसकी भावनाएं ही अटेरनी पर चढ़ गई हैं। वो बस अटेरी जा रही है और इसे खबर भी नहीं है। आदमी अपनी धुन में औरत से इतना बेखबर कैसे हो जाता है? जिससे प्यार करता है उसकी अग्नि परीक्षा लेते हुए उसका दिल क्यों नहीं दुखता? दादी कहती थी, आदमी की जिद बच्चों सी होती है, प्यार से मना लेते हैं। पर यहाँ तो प्यार गुस्सा कुछ काम नहीं आया। सोचों ने उसका सिर भारी कर दिया और थकान भी शरीर को ढीला करने लगी। नींद हावी हो गई। उसने सिरहाना उठाया, जहाज की खिड़की के साथ टिकाया और टांगों को अपनी छाती के साथ लगाकर कुर्सी पर गठरी सी बनकर सिरहाने से टेक लगाकर कंबल ओढ़कर सो गई। जैसे ही जहाज ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रनवे छुआ, मंजीत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। 30 वर्षों की कैद से छूट कर आ रहा हूँ, कहते हुए उसे नैपकिन से अपने आंसू पोंछे। मनविंदर खिड़की से बाहर एयरपोर्ट की चहल पहल देखती रही। कस्टम की औपचारिकता निभाकर जब सरदार मंजीत सिंह एवं बीवी मनविंदर कौर बाहर निकले तो भतीजों ने फतेह बुलाकर स्वागत किया। मंजीत बाग बाग हो गया। 2 भतीजे वैन लेकर आए थे। दिल्ली से नवा शहर जाने में 5 घंटे लगे। ऊबड़ खाबड़ सड़कों के हिचकोले, चारों ओर उड़ती धूल देख पहली बार मनविंदर बोली, भारत कितनी भी तरक्की कर ले, सड़कें कभी भी नहीं ठीक होंगी। प्रदूषण तो बढ़ता ही जा रहा है। मंजीत ने बीच में ही बात काट दी। सोनियो, अपने देश की तो धूल मिट्टी का भी आनंद है। 30 वर्षों में गोरों की धरती पर मिट्टी का सुख भी नहीं मिला। ताया जी, वहाँ बिल्कुल धूल नहीं होती, कैसे इतनी सफाई रखते हैं? बड़े भतीजे सुखबीर ने पूछा। अमेरिका बड़ी प्लानिंग के साथ बना हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी या साफ सुथरी सड़कें। खुली जगह तो बहुत कम देखने को मिलती है। खाली जगह को भी घास और फूलों से भर देते हैं ताकि धूल ना उड़े। पर ताया जी, सड़कों की मरम्मत करते समय और इमारतें बनाते समय तो गंद पड़ता होगा, धूल मिट्टी उड़ती होगी। पुत्र जी, उनके काम करने के ढंग भी बहुत विचित्र हैं। एक ट्रक फैला बिखरा सामान उठा ले जाता है और दूसरा ट्रक पानी की टंकी लाता है और सारी जगह धो जाता है। सुखबीर आंखें फैलाकर बोला, हैं ताया जी, फिर तो आप स्वर्ग में रहते हैं। नहीं ओए, स्वर्ग में काले पानी की सजा है। सब कुछ ऊपरी, बनावटी और बेरंगी दुनिया है। भावनाएं, गहराई, सच्चाई और रस तो अपने देश में है।
मंजीत सिंह अपनी ही मस्ती में बोलता जा रहा था। भतीजे सुन रहे थे और मनविंदर पिछली सीट पर इन सब बातों को अनसुना करते हुए सो गई थी। घर में प्रवेश करते ही बेजी दारजी ने आशीर्वाद के साथ दोनों के माथे चूम लिए। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा ठीक कर दिया गया था। उनका सामान वहीं टिका दिया गया। जल्दी जल्दी खाना खिलाया गया। एक बात ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया कि रसोई भतीजों की पत्नियों के हवाले थी और उनमें से कोई भी सुघड़ गृहिणी जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। सभी काम को निपटाने और जल्दी जल्दी समेटने में लगी हुई थी। उनका अधैर्य स्पष्ट नजर आ रहा था। आधी रात में मनविंदर पेशाब के लिए जब नीचे गई तो मंजीत भी उसके साथ नीचे आया। ऊपर कोई बाथरूम नहीं था, नई जगह और घना अंधेरा था और वो जानता था कि वो अंधेरे से बहुत डरती है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, मेरी रानी, कुछ दिन तकलीफ सह ले, मैं तुझे बहुत बड़ा और अच्छा सा घर बनवा कर दूंगा। बहुत साल तुमने इंतज़ार किया है। मनविंदर ने कुछ नहीं कहा था, बस गहरी सांस लेकर चुप हो गई थी। दूसरे दिन मंजीत तो भाई भतीजों के साथ खेतों में चला गया, पूरे गांव और आसपास की ज़मीनें देखने। मनविंदर बहुओं के साथ रसोई में जाने लगी तो बेजी ने टोका, नहीं मन्नी, कुछ दिन ता तो आराम कर ले, करन दे नानू काम। बेजी प्यार से मनविंदर को मन्नी कहते थे। बेजी, मैं खाली नहीं बैठ सकती, साथ काम करवा देती हूँ, जल्दी निपट जाएगा, कहकर वो रसोई में चली गई। मनविंदर रसोई में गई तो थोड़ी देर बाद सब बहुएं एक एक करके वहां से खिसक गईं, कोई कपड़े धोने और कोई कपड़े सुखाने के बहाने। मनविंदर अकेली ही रसोई में लगी रही। उसे तो हर तरह के काम की आदत थी। अमेरिका में हलवाई, धोबी, बावर्ची, मेहतरानी वो खुद ही तो थी। उसे हैरानी तो इस बात की हुई कि एक भी देवरानी उसका साथ देने नहीं आई। एक सिर में तेल लगाती रही, दूसरी बेजी के और अपने शरीर की मालिश करती रही। वे उससे बेपरवाह बेखबर धूप में बैठी अपना बदन सहलाती रहीं। सारा कुनबा जब थका हारा घर लौटा तो मनविंदर ने बड़े प्यार और मोहब्बत से सबको खाना खिलाया। लक्खी से रहा नहीं गया, कह ही दिया उसने, भाभी बेजी दी रसोई दी याद आ गई। आप दियाँ छोटियां देवरानियां ता निकम्मियां ने, नुआ उन्हा तो भी गईयां गुजरियां, बेजी ता सब कुछ छड़ के बैठ गए, इन्हानू अकल कौन दवे। वीरा ऐसे नहीं कहते घर की औरतों को, वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है और उसको सम्मान देते हैं चाहे वो कैसी भी हो। मनविंदर ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुरा के ही तो लक्खी ने पूछा था, महाराजी कितने दिन रहन दा इरादे, कमरा छोटे काके दे, दोनों पति पत्नी ड्राइंग रूम बिच सो देने। हम यहाँ हमेशा के लिए आप लोगों के साथ रहने, परिवार की धूप छांव का आनंद लेने आए हैं, मंजीत ने अपने दारजी से कहा। इतना सुनते ही सबके चेहरों के भाव बदल गए, बेरुखी सी झलक आई उन सबके मुस्कुराते चेहरों पर। बच्चे ता अमेरिका चलने, उन्हा तो बिना तेरा दिल किंज लगेगा, बेजी ने निर्विकार भाव से कहा। बेजी, हर साल हम उन्हें वहाँ मिलने जाएंगे और छुट्टियों में वे हमारे यहाँ हमारे पास आएंगे। अमेरिका में मैंने आप सबको बेइंतहा याद किया। यहाँ आने तक आप सबको बहुत मिस करता रहा। माँ, आप मेरे दिल में हर समय रही हैं। 30 साल बाद भी? हाँ माँ, 30 साल बाद भी। जहाँ मिली रोटी वहाँ बांधी लंगोटी। अमेरिका के इस कल्चर को मैं अपना नहीं पाया। आपको नहीं पता मैंने वहाँ दिन कैसे काटे, मंजीत ने वहाँ जीवन कैसे बिताया, किसी ने जानने में रुचि नहीं दिखाई। लक्खी का चेहरा कठोर हो गया। जमीनों पे हक जमाने आए हो? हक कैसा लक्खी, मैंने ही तो पैसा भेजा था, सारी जमीनें हम सबकी ही तो हैं। एक टुकड़ा बेचकर मैं अपना घर बनवा लूंगा ताकि सब आराम से रह सकें। मंजीत का स्वर दृढ़ था। बेजी की कड़कती आवाज उभरी। 30 साल पहला मेरा पुत्र मैथो खोल दिया, हुन जमीना ए सब तेरे कारनामे ने, मेरा मंजीता इंजदा नहीं है कंजरिए। मंजीत और मनविंदर किंकर्तव्य विमूढ़ रह गए। सहनशीलता का दामन छोड़ते ही शर्म का पर्दा भी हट गया। मनविंदर भड़क उठी। पानी वार कर आप ही ने तो कहा था, नूए संभाल मेरे पुत्र नू, तेरे हवाले कीता, इसनू अमरीका विच पक्का करवा दई। डालरा नेता पिंड दे, पिंड अमीर कर दिते ने, इसदी कमाई साडी भी गरीबी हटा दवेगी। गरीबी तो हट गई पर पैसे की गर्मी ने रिश्ते ठंडे कर दिए। इस उम्र में कुफर ना तोलें बेजी, रब से डरें। मंजीत आपका सौतेला बेटा नहीं, आपका हिस्सा है। क्यों आप मुझे गालियां देकर मुंह गंदा कर रही हैं? हम कुछ छीनने नहीं आए, बस आपके दिलों में थोड़ी सी जगह चाहते हैं।
सालों से आपके नाम की माला जपने वाला आपका पुत्र यहीं रहना चाहता है, आपके पास। दारजी बिना कुछ कहे उठ गए और उनके साथ ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ दिन दोनों के लिए बहुत कष्टप्रद रहे। घर में सबने बोलचाल बंद कर दी थी। मंजीत अपने ही घर में अजनबी बन गया था। मनविंदर का गुस्सा उसकी बेबसी देखकर शांत हो गया था। वो उसके लिए चिंतित हो उठी थी। परिवार के प्रति उसकी भावनाएं मनविंदर से छिपी हुई नहीं थीं। जानती थी कि कितनी शिद्दत से वो अपने परिवार को चाहता है और उनके व्यवहार ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वे स्वयं ही खाना बनाते, अकेले खाते, सब उनसे कटे कटे दूर दूर रहते। मंजीत अब भी अपने पुराने बेजी, दारजी और भाइयों के सपने लेता। सपना टूटने के बाद करवटें बदलते रात निकाल देता। वर्तमान स्थिति उसे मानसिक तनाव दे रही थी। वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि माँ बाप भाई ऐसे कैसे इतना बदल सकते हैं। जमीनों ने रिश्ते बांट दिए थे जिन पर सरदार मंजीत सिंह ने सारी उम्र मान किया था। मन और बुद्धि में संघर्ष चल रहा था। कभी मन अर्जुन बन रिश्तों के भावनात्मक पहलू की दुहाई देता और कभी बुद्धि कृष्ण बन हक की लड़ाई को प्रेरित करती। अगर रिश्ते आंखों पर पट्टी बांध लें तो उन्हें खोलना ही पड़ेगा। उसके अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा था। भावनाएं पांडव बन कौरव बने रिश्तों का स्वभाव एवं व्यवहार समझ नहीं पा रही थीं। उसका कसूर क्या था? रिश्तों को हद से ज्यादा चाहना या उस चाहत में सब कुछ भूल जाना और स्वयं को मिटा डालना? संबंधों के लाक्षागृह के जलने से अधिक वो बेजी दारजी के बदलते मूल्यों और मान्यताओं से आहत हुआ था। इसी द्वंद्व में वो एक रात पानी पीने उठा तो नीचे के कमरे में कुछ हलचल महसूस की। पता नहीं क्यों शक सा हो गया। दबे पांव वो नीचे आया। दारजी के कमरे से फुसफुसाहट और घुटी घुटी आवाजें आ रही थीं। दोनों भाई दारजी को कह रहे थे, मंजीतों को समझाकर वापस भेज दो, नहीं तो हम किसी से बात कर चुके हैं, पुलिस से भी सांठगांठ हो चुकी है। केस इस तरह बनाएंगे कि पुरानी रंजिश के चलते वापस लौटकर आए एनआरआई का कत्ल। केस इतना कमजोर होगा और जल्दी ही रफा दफा हो जाएगा। बेशक अमेरिका की सरकार भी ढूंढती रहे, कोई सुराग नहीं मिलेगा। ऐसी अट्टी सट्टी की है। यह सुन मंजीत सिंह का सारा शरीर पसीने से भीग गया और वो वहां खड़ा नहीं रह सका। शरीर की सारी ऊर्जा कहीं लुप्त हो बदन को ठंडा कर गई। चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। अपने आप को घसीटता हुआ वो कमरे में लौटा और बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा। मनविंदर की नींद टूट गई। वो उसके कांपते शरीर और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर बहुत घबरा गई। मंजीत ने बाईं ओर अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। सरदार जी, दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को। मनविंदर अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी कि मंजीत ने उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। दर्द नहीं, दिल टूटा है, अपनों ने तोड़ा है। टूटे दिल के टुकड़े संभाल नहीं पा रहा हूँ। तेरी बातों को अनसुना कर मैं सारी उम्र तुझे पराई समझता रहा और अब अंदर तड़फन है। जो सुनकर आया हूँ क्या वो सच है? जान नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी जमीन अपनी है। मनविंदर ने अपनी उंगली मंजीत के होंठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। वो बहुत कुछ समझ गई थी और उछलकर बिस्तर से नीचे उतरी। सौष्ठव देह यष्टि वाली मनविंदर ने मंजीत को बाहों में भरकर उठने में मदद की। अपना पर्स उठाया और आधी रात में ही दोनों पिछले दरवाजे से निकल गए। उनके पांव के नीचे वही जमीन थी जिसके लिए मंजीत उम्र भर डॉलर भेजता रहा। चारों तरफ गहरा काला अंधेरा था। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी हिंदी लेखिका सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी, कौन सी जमीन अपनी।